हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आई के एजुकेशन में आपका स्वागत है। हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा के रिलीजन्स के बारे में। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है। मैं इस टॉपिक पर है ना पहले 3 लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इससे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूं, मैं है ना थोड़ा सा रिकैप ले लूं जो हमने पिछले लेक्चर में देखे हैं। मैं एकदम बहुत ब्रीफली आपको बता दूंगा कि हमने क्या देखे थे। हमने बात किए थे इकोनॉमी एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में, जो हड़प्पा में उस वक्त होती थी। तो हमने बहुत सारे उसके जो एविडेंस के जरिए से बात किए थे कि हिस्टोरियन है ना उन एविडेंस के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी हुआ करती थी। तो हमने एग्रीकल्चर की बात की थी, उसमें इरीगेशन वगैरह के बारे में हमने देखा था। इसी तरीके से हमने है ना उस टाइम पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट उस वक्त मौजूद थे, तो मैं पहले ही उनको है ना एक एक करके पहले समझा चुका हूँ पिछले लेक्चरों में। कल मैंने सिर्फ है ना स्टैचू के बारे में आपसे बात की थी। फिर हमने डोमेस्टिकेशन एनिमल के बारे में देखा था कि वहाँ पे वो कौन कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया करते थे, कौन से वाइल्ड एनिमल थे हमारे वो। हमें कैसा पता चला है कि वहाँ पे है ना ये एनिमल मौजूद थे, तो उसके बारे में हमने बात की थी। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात की थी कि अदर कंट्रीज के साथ, अदर सिविलाइजेशन के साथ उनके कांटेक्ट थे बाय सी रूट, बाय लैंड रूट। सी के जरिए बताया था कि ये नाव मिली है, अदर सिविलाइजेशन में भी हमको इस तरीके की नावें, कश्तियाँ मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि उनके सी के ज़रिए से उनके है ना तिजारती कांटेक्ट या ट्रेड कांटेक्ट हुआ करते थे। लैंड के ज़रिए से ये कार्ट मिले हैं, अदर सिविलाइजेशन में मिले हैं। अदर सिविलाइजेशन में ये सिविलाइजेशन के सील्स, पोर्ट्स, पोट्री वगैरह ये चीज़ें मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई इनके है ना ये सिविलाइजेशन के आपस में कांटेक्ट हुआ करते थे, ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ रिलीजन्स के बारे में बात करेंगे, और फिर है ना इसके बाद है ना इनकी है ना ये डिक्लाइन कैसा हुआ, फिर उसके अलग अलग थेरीज है उस पर भी बात कर लेंगे, और साथ में फिर है ना इसकी स्क्रिप्ट देखेंगे। फिर बाद में मैं ना इनकी साइट के बारे में आपको वो एकदम मतलब उसको है ना मैं फिर ट्रिक के जरिए आपको बता दूंगा कि याद कैसे करना उनकी है ना, और उनके जो हर साइड से जो जो चीज़ें मिली है उसको याद कैसे करना। ठीक है, अब देखिए रिलीजियस के बारे में जब बात करते हैं हम, तो मैं आपको ये कह दूं कि हड़प्पा के रिलीजियस के बारे में एक मत नहीं है, बहुत सारे मत हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास है ना ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है कुछ, क्योंकि हमारे पास उनका कोई रिटर्न में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है। अगर से कोई लिटरेचर होता तो हम समझ जाते कि हाँ ये वो होगा, क्योंकि अदर जो दूसरे कंटेम्प्रेरी इसके हड़प्पा के जो सिविलाइजेशन है उनके पास क्या है, उनके पास है ना उनका लिटरेचर है, जिसके जरिए से उनके अपने रिलीजन्स के बारे में कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन हड़प्पा के बारे में हमारे पास कोई लिटरेचर नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हमारे पास जो है ना जो सोर्सेस है, जो आर्कियोलॉजिकल खुदाई के जरिए हमें पर जो सोर्स मिले हैं, उसके जरिए एक अंदाजा लगाते हैं हम कि ये उनका रिलीजियस होगा। क्या है हमारे पास देखिए उनकी है ना, देखो स्कल्पचर है, उनकी जो सील के ऊपर जो उन्होंने इमेजेस बनाई है, जैसे कि ये वो यूनिकॉर्न की सेल है, बुल की से वो इमेज है, यूनिकॉर्न की इमेज है। ये चीज़ें देखकर हमें ना कुछ अपने है ना अजम्पशन बांधते हैं कि हाँ ये उनका रिलीजियस होगा। जैसे कि कॉपर टेबलेट वगैरह के ऊपर, स्टैचू के ऊपर टेरिकोटा फिगराइन, ये देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, कुछ और भी है जो चीज़ें देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे है ना फेलिक एम्बलम मिलते हैं, लिंग यूनि वगैरह, तो इसके ज़रिए से भी कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी भी वर्कशिप होती होंगी। इसके साथ साथ हम ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पे है ना ह्यूमन की सेक्रीफाइस, एनिमल की सेक्रीफाइस वगैरह होती होंगी गॉड एंड गॉडेसेस को खुश करने के लिए, क्योंकि हमको है ना कुछ वहाँ पे एमुलेट्स मिले हैं जो एक दर्शाता है कि उनके पास ये ऐसी कुछ परंपरा होंगी। तो ठीक है, ये एमुलेट्स वगैरह जो मोती मतलब प्रीशियस स्टोन्स के बने होंगे, बीड्स वगैरह के बने होंगे, तो ये लार्ज क्वांटिटी में हमको मिले हैं, जिससे हम एक अंदाज़ा मानते हैं। ठीक है, और हम एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो अल्टर्स वगैरह हमको बहुत कम मिले, ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं मिली है जिसकी वजह से हम अंदाज़ा लगाया कि ये बिल्डिंग रिलीजियस पर्पज से इस्तेमाल हो सकती है। हमने ग्रेड बात की थी, वो उनकी जो, तो वो भी हमको एक क्लियर नहीं है हम उसके बारे में भी, ये किस लिए इस्तेमाल होता होगा। अल्टरसी भी हमको 2 जगह मिले हैं, लोथल में और कालीबंगन में। इसके अलावा पूरा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वहाँ पे हमको कहीं अल्टर नहीं मिले।
तो इसलिए हम है ना एक करेक्टली नहीं बोल सकते कि, और एक और चीज़ है कि कोई कल्ट के ऑब्जेक्ट भी नहीं मिले हुए हैं, तो इसलिए हम कोई क्लियर नहीं बता सकते कि वो उनका रिलीजियस क्या होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ के हम एक ही चीज़ को, अभी देखिए ये जो स्टैचू है ना, ये है, इसको नाम दिया गया है मदर गॉडेस का। अब इसमें एक व्यू ये है स्कॉलर का, जिसमें सर जॉन मार्शल भी है। वो ये कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो रिलीजियस परफॉर्म होता था वो होता था मदर गॉडेस का। अब उन्होंने क्या दलील दी इसके पीछे, तो उन्होंने दलील दी है, एक तो है टेरिकोटा फिगराइन जो हमें मिला है, ये वही है टेरिकोटा फिगराइन, ठीक है। दूसरी दलील जो उन्होंने इसको लिंक किया है किससे, जैसा कि अदर कल्चर है जो उस एरिया में है, बलूचिस्तान में कुली एंड ज़ोआब कल्चर था, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। तो वहाँ पे है ना, वहाँ पे भी हमको एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पे मदर गॉडेस रिलीजियस परफॉर्म किया जाता था। इसके अलावा जो, उसके अलावा जो दूसरे सिविलाइजेशन से वहाँ पे भी हमको है ना, जैसा कि सेंट्रल एशिया वगैरह में, वहाँ पे इस कल्चर के हमको सबूत मिलते हैं। तो ऐसा होता है उस टाइम पीरियड में ये कल्चर परफॉर्म होता होगा। अब ये कल्चर कैसा होता है, ये कल्चर ऐसा होता होगा, कोई नारी है, वो नारी को ऐसा देवी मान लिया जाए, या वो नारी को ऐसा कि उसको है ना ऐसा माना जाए कि इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, या हो सकता है कि वो नारी को है ना एक कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है, या कोई भी ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्मेंस वाली कोई जगह है, वहाँ का है ना ऐसा प्रिस्ट मान लिया जाए। तो ये कुछ भी फॉर्म हो सकता है इसका। तो ऐसा है कि नारी को है ना एज अ गॉडेस मान लेना, ऐसा उसकी पूजा करना, या उसके जरिए से पूजा करना, या उसको है ना ऐसा परम शक्ति मानना, तो ये होता है मदर गॉडेस का परफॉर्मेंस। तो ये अलग अलग तरीके से होता होगा, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे परफॉर्म होता होगा। अब समझिए आगे, ट्री वर्शिप भी इसके सबूत मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्री है, अब ऐसा कहा जाता है कि अकासिया ट्री या पीपल ट्री के हमको सबूत मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि बाद के दौर में भी है ना, आज भी देखो, आज भी बहुत सारे ट्रीज की है ना ऐसा वर्शिप की होती है। तो ऐसा एक व्यू है कि वहाँ पे हमको बहुत सारे सीलों पे ट्री के, ऐसे ये पीपल का ट्री है तो मिली है, तो हम मान रहे हैं कि वहाँ पे पीपल के ट्री की वर्शिप होती होंगी। ठीक है, एक व्यू। एनिमल वर्शिप, तो एनिमल वर्शिप इसको है ना जूलेट्री कहते हैं। जब भी एनिमल वर्शिप की बात आ रही है तो उसको जूलेट्री करते हैं। तो इसमें देखो अलग अलग तरीके के हमको सील मिले हैं। देखो ये सील, ये सील, ये सारे सील है ना, अब ये बहुत सारे एनिमल है, ये एक सील नहीं मिली हमको, इसके है ना बहुत सारे सील मिले हुए हैं। ये जो बुल है इसके बहुत सारे मिले हुए हैं। ये जो है, ये इस तरीके का जो हमको बेसोन है, इसके बहुत सारे मिले हुए हैं। तो ये बहुत सारे मिलने की वजह से हम ऐसा कह रहे हैं कि एनिमल वर्शिप होती होंगी। ठीक है, अब देखिए एनिमल को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। मैं इसको समझाता हूँ आपको बहुत इजी करके। मैथोलॉजिकल एनिमल, मैथिकल एनिमल, इसमें क्या होता है, देखो आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एनिमल होंगे कि जिनको क्या किया, सेमी ह्यूमन, मतलब आधा इंसान बना दिया, आधा है ना उसका जानवर है, आधा एनिमल है, आधा धड़ इंसान का, आधा उसको सेमी ह्यूमन। उसमें होता है सेमी बोवाइन क्रीचर। इसमें क्या होता है, ऊपर का धड़ तो इंसान का है, पेट के ऊपर का, और नीचे का जो है ना जानवर का है। इस तरीके से बनाते हैं ना, मिस्र वगैरह की ऐसे मम्मी वगैरह पे देखे होंगे आपने। तो उसमें आपको दिख रहा है कि ऊपर का धड़ तो इंसान का है और नीचे का जानवर का है, ये होता है कम्प्लेक्स में। ये बॉलीवुड की मूवी में देखे, एकदम अजीबो गरीब है ना जानवर बना देते हैं वो मतलब अजीबो गरीब दिखते हैं वो ना इंसान है ना जानवर है, कुछ के कुछ ही बना देते हैं वो, ऐसे कॉम्प्लेक्स ख्याली, बस कुछ के कुछ ही अजीब दिखते हैं ना। तो ऐसे ये ऐसे भी दिखेंगे हमको, वो हॉलीवुड की मूवी में बहुत देखे होंगे आपने। तो ये 3 तरीके के हैं, ये मैथोलॉजिकल होते हैं। एक होता है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस किसे कहते हैं, ये एम्बिग्यूअस। ये देखो है तो दिख रहा है हमको क्या है, ये एंटीलॉप या डियर्स वगैरह कुछ दिख रहा है ये, लेकिन इसको मार दिया हमने एक सींग, तो इसको कहते हैं हम यूनिकॉर्न। तो ये यूनिकॉर्न बना दिया, एम्बिग्यूअस है ये ऐसा कोई जानवर नहीं है लेकिन इसको बनाया गया है, तो ये एम्बिग्यूअस है। एक्चुअल एनिमल जैसे कि ये है, ये रेनोसोरस है, ये बेसोन है, और ये हमबुल है। तो ये इनके है ना बहुत सारे हमको सीलों पर है ना एज अ इमेजेस मिले हैं बहुत सारे। तो हम मानते हैं कि शायद इनको भी परफॉर्म किया जाता होगा। सारे होंगे में बात हो रही है, मतलब एजम्पशन है, होता होगा नहीं होता होगा। अच्छा ठीक है, मैं बार बार आपको कह रहा था टेरिकोटा, टेरिकोटा के बारे में। टेरिकोटा क्या है, देखो ये है टेरिकोटा। ये आपके छतों पर भी होगा, या आपके है ना पुराने जो देहातों में भी होंगे, या शहरों में भी इस तरीके की बिल्डिंग पर, ये टेरिकोटा, ये है ना, ये जो है ना ये टेरिकोटा का बना हुआ है। ठीक है,
अभी ये देखिए यहाँ पे ये सील मिली है हमें, तो ये सील मोहनजोदाड़ो से मिली है। अब ये सील के रिगार्डिंग इसका जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो इस पे भी एक मत नहीं है, इस पे भी अलग अलग मत है, बताता हूँ आपको। पहले इस सील को है ना मैं बताता हूँ, सील का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो, त्रिमुखा, तीन मुंह है, एक दो तीन, इसलिए त्रिमुखा कहा गया। पशुपति, पशुपति इसलिए, अच्छा पहले महायोगी देख लेते हैं। महायोगी कि ये जो पोस्चर में है ना बैठा हुआ है ना जिस तरीके से, तो ये महायोगी मतलब योगी वाला पोस्चर है, इस तरीके से मतलब मेडिटेशन में बैठते हैं ना तो वैसे ही बैठा हुआ, तो इसलिए इसे हम कहा गया है कि योगी पोस्चर में बैठा है इसलिए महायोगी है। पशुपति, इर्द गिर्द देखिए एनिमल है, बहुत सारे एनिमल, सामने जो है ना कुछ डियर्स वगैरह है, इधर टाइगर है, ये एलिफेंट है, ये रिनोसोरस है, ये बुल है, तो इस तरीके के इनके इर्द गिर्द है ना एनिमल्स है, तो इसलिए ये बफेलो है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं पशुपति। तो इसके रिगार्डिंग ये है कि ये अब कोई है तो इन्हें कहते हैं कि शिवा के है ना, ये त्रिमुखा जो शिवा का एक फेस है, तो हो सकता है ये शिवा की तस्वीर है। कोई कह रहा है पशुपति, पशुपति मतलब पूरे जो एनिमल्स है या फिर ह्यूमंस वगैरह उनका प्रोटेक्टर, तो ये है ना अलग अलग व्यू है इसके बारे में, तो ठीक है ये भी होता है। अगला देखिए, लिंगार योनि, ये जो सिंबल है ना ये हमें बहुत सारे मिले हैं, ये कुछ है ना सिलेंड्रिकल सिंबल है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे है ना ये परफॉर्म होता हूँ, क्योंकि आज भी देखेंगे ना हम बहुत सारे ऐसे कल्ट है जो है ना एज अ योनि को और लिंग को है ना एज अ उनका रिलीजियस सिंबल मानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये क्रिएशन का जरिया है, तो इसलिए वहाँ पे भी ऐसे हमको मिले हैं, तो इसको भी जोड़ा जाता है कि वहाँ पे ये भी परफॉर्म होता होगा, ठीक है। तो ये हमने उनके रिलीजियस के बारे में बात की। अब बरियल प्रैक्टिस के बारे में देख लेते हैं हम। तो हमने क्या देखा, देखो ये जो है ना इसको हमने एक व्यू ये है कि शिवा माना गया, त्रिमुखा माना गया, पशुपति माना गया, महायोगी माना गया, ठीक है। तो ये होता है, ये लिंग माना गया कि बहुत सारे लिंग मिले तो ऐसा होगा कि वहाँ पे लिंग प्रैक्टिस करती की जाती होंगी, या मदर गॉडेस के बारे में हमने ये भी देखा कि ट्री वर्शिप होती होंगी, या फिर ये देखा कि वहाँ पे एनिमल वर्शिप होती होंगी। ये सारे व्यू है रिलीजियस के रिगार्डिंग। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। अब इनमें से कोई होता होगा या इसके अलावा कुछ होता होगा, ठीक है, तो ये इनमें से हो सकता है कुछ। अब हम बरियल प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं। देखो बरियल प्रैक्टिस जो है ना, एक तो है कंप्लीट बरियल, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। कंप्लीट बरियल क्या होती है, जैसा कि ये मानो आपका कोई मतलब आपने क्या किया है ना, किसी को दफन कर दे जमीन के अंदर, वो होता है कंप्लीट बरियल। चाहे वो आप है ना कॉफिन में दफन करो, चाहे मटके में दफन करो, चाहे किसी भी तरीके से आपने बस उसको जमीन में दफन कर देना, वो होता है कंप्लीट बरियल। इसके बहुत ज्यादा एविडेंस मिले हैं, बहुत ज्यादा, तो इसलिए ज्यादातर यही परफॉर्म होती है ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ एविडेंस हमको है ना फ्रैक्शनल बरियल की मिले। फ्रैक्शनल बरियल किस क्या होती है, जैसे कि आज भी पारसी जो रिलीजियस है ना उसमें ये परफॉर्म की जाती है। होता क्या है, पहले आपने मूर्ति को है ना ऐसा 20 के लिए ना जानवरों के सामने फेंक दिए, फिर बाद में उसकी हड्डियां वगैरह बची ना उसको दफन कर दिए, तो इस तरीके की जो बरियल है ना उसको फ्रैक्शनल बरियल कहते हैं। पोस्ट क्रेमेशन बरियल, पहले आपने क्या किया, आपके मुर्दे को है ना जलाया, बाद में है ना उसकी हड्डियों को और उसके राख को है ना फिर दफन कर दिया, तो ये होती है पोस्ट क्रेमेशन बरियल। तो आपने ये तीनों बरियल को देखा, कंप्लीट पूरे तरीके से मुर्दे को दफन करना, चाहे वो कॉफिन में दफन करो, चाहे है ना मटके में करो, चाहे ऐसे ही कर दो, तो ये कंप्लीट होती है। फ्रैक्शनल कि आपने क्या किया, जानवरों के सामने है ना मुर्दे को डाल दिया, जब जानवरों ने वो खा लिए तो उसको फिर जो बचा हुआ है उसको फिर दफन कर दो, ये पोस्ट क्रेमेशन, जला दिया, हड्डियां बचे और राख बची उसको दफन कर दो, तो ये तीन तरीके की बरियल होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों शायद वहां पे प्रैक्टिस होती होंगी, या तीनों में से एक ज्यादा प्रैक्टिस होती होंगी, ठीक है। तो ये हमने देखा है उनके रिलीजियस के बारे में। आगे बात करते हैं डिस्ट्रक्शन या डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है। पहले देख लेते हैं हम हमने क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा, इंट्रोडक्शन देखा हमने इसका, हमने ओरिजिन पे बात की, हमने इसके डेट जो हिस्टोरियन ने दी है अलग अलग, मतलब टाइम पीरियड जो फिक्स किया है इनका वो देखे हमने। हमने बात की अलग अलग फेजेस की इसके, एक्सटेंशन की बात की हमने, कितने इलाके में फैला हुआ था, ठीक है।
हमने फिर है ना कैरेक्टरिस्टिक भी बात की इसकी। उसमें कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा टाउन प्लानिंग की बात की, हमने साइंस और टेक की बात की, उनकी सोशल और कल्चरल लाइफ की बात की, हमने बात की उनकी इकोनॉमी की बात की, और हमने बात की उनकी रिलीजियस की। तो यहाँ तक हमने है ना कैरेक्टरिस्टिक में पॉइंट देखे, 5 पॉइंट। अगला जो हमारा है ना वो है डिस्ट्रक्शन, और इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा उनकी स्क्रिप्ट। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ख़त्म हो जाएगा पूरा सिविलाइजेशन। और हम उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साइटों को याद करेंगे। मैं ट्रिक दूंगा, उसकी याद करवा दूंगा, वो कहाँ से क्या मिला, और साइटें मैं याद करवा दूंगा आपको, इम्पोर्टेंट। तो पहले हम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। मैंने क्या किया आपको, मैंने कहा 2500 से लेके 1900 तक ये मैच्योर पीरियड था, यही पढ़ाया मैंने आपको। ये सिविलाइजेशन था पूरा। सिविलाइजेशन किसे कह रहे हैं हम, कि जहां तक पूरी जो हड़प्पा की एक्सटेंशन है, जितना फैला हुआ है हड़प्पा, तो ये पूरा जो सिविलाइजेशन है पूरा एक जैसा है, पूरा एक जैसा है ये। और सेंट्रल अथॉरिटी है इनके पास, और विकसित है बहुत ये, तो इसलिए हम इसको सिविलाइजेशन कह रहे हैं। एक जगह से इन पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे खत्म हो गया, सवाल यही है कि इतना अच्छा सिविलाइजेशन था, इतने जबरदस्त वहाँ के, मतलब उनका डेवलपमेंट था, सब कुछ था, तो ये कैसे खत्म हो गया। तो इसके ऊपर अलग अलग व्यू है बहुत सारे। जो सबसे मशहूर व्यू था कह रहा हूं मैं, अभी नहीं है, वो था सर मॉर्टिमर व्हीलर का। उन्होंने कहा था कि इन्वेंशन ऑफ द आर्यन, तो ये वजह बनी है जिसकी वजह से ये खत्म हुआ है। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और ये बहुत फेमस थी, और बहुत वक्त तक इसको माना गया। लेकिन अब थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है, तो इसलिए शायद ये थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। इन्होंने क्या कहा है, देखो थ्योरी क्या होती है, थ्योरी जो है ना एक व्यू होता है किसी का, लेकिन वो हवा में नहीं दे सकता, ऐसा बोल दिया नहीं बस ये हुआ होगा, नहीं, कोई भी हवा में नहीं, बल्कि उसको है ना कोई प्रूफ देना पड़ता है, कोई सबूत एविडेंस देना पड़ता है सॉलिड। तो इन्होंने भी अपनी व्यू दिया है कि इन्वेजन ऑफ आर्यन, मानो ये आर्यन है, ये आए। तो इन्होंने प्रूफ क्या दिया, इनको मिले थे 37 स्केलेटन, मतलब हड्डियों के ढांचे एक जगह पर। तो उन्होंने कहा ये एक जगह क्या कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन पे हमला हुआ होगा, तो जब भी एक जगह पड़े हुए हैं ये। और उनके ऊपर निशान भी था, ऐसा तलवार का निशान था या किसी औजार का एक निशान था उनके जब स्केलेटन पर। तो यह साबित था इनको मारा गया, मतलब मास लेवल पर इनका क्या किया, जेनोसाइड किया गया, इन्हें मारा गया, कत्लेआम किया गया। तो किया किसने, तो इन्होंने कहा इसे करने वाले हैं आर्यन, क्योंकि आर्यन इसी टाइम पे आए होंगे। एक व्यू दिया जाता है कि आर्यन 1500 में आए थे, कोई कहता है उससे पहले आए थे। तो ये हमें भी इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि 1500 या उससे पहले कहीं आए हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये आर्यन ने किया है। क्यों, क्योंकि हम जब वेद वगैरह को देखते हैं तो वेद में है ना एक नाम आता है पुरंदर, ये इंद्र के लिए आता है पुरंदर। पुरंदर कहते हैं किलों को तोड़ने वाला, फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला। तो जाहिर सी बात है इन्होंने फिर ये नाम आया है क्योंकि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, दूसरे जो अदर साइट है वहां पे फोर्ट मिले हैं, फोर्टिफिकेशन उनके मिले हैं। तो फोर्ट इनके पास थे और इन्होंने आके इन्हें तोड़ा है। तो ये इसलिए इन्होंने इसको है ना ऐसा एविडेंस पेश किया है कि ये हुआ होगा, ठीक है। तो ये 2 सॉलिड इनके एविडेंस थे। और भी क्या था, देखो इनके पास घोड़े थे, इनके पास स्वॉर्ड था, इनके पास आयरन था। तो इनके जो वेपन थे वो थोड़े मॉडर्न थे, इनके पास टेक्निक थी वॉर की वो अच्छी थी, और ये थोड़े से कमजोर पड़ गए थे हड़प्पा वाले। तो इसलिए ये ज्यादा इनको क्या कर दिया इन्होंने, इनको आके इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये एक व्यू था जो बहुत वक्त तक माना गया, लेकिन अब थोड़ा इसको क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। एक है डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड किसके साथ, देखो इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ये भी कोलैप्स हो गए थे इस टाइम पे आते आते। तो ये कोलैप्स होने की वजह से क्या हुआ, इनका जो ट्रेड रिलेशन था ये कमजोर पड़ गया। ये कमजोर पड़ने की वजह से इनके जो ट्रेडर थे, इनको है ना थोड़ा मार्केट नहीं मिला। तो इस वजह से ये डिक्लाइन हुआ, तो ये भी डिक्लाइन हो गए, मतलब इफेक्ट पड़ा ना इनका इफेक्ट पड़ा। तो ये हो सकता है, तो ये भी एक व्यू है। अब इसको मान्यता कितनी है कितनी नहीं है इस पे बात नहीं है। तीसरा जो है ना क्लाइमेट चेंज।
तो ये हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज में है ना बहुत सारे व्यू आते हैं। देखो ये जो है ना जितने व्यू है ना, अब नीचे जो बयान करूंगा मैं, तो किसी एक राइटर की नहीं है ये बहुत सारे राइटर इसको मानते हैं। देखो मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि फ्लड का है, फ्लड ऐसा रॉ मान रहे हैं, लेकिन ऐसा रॉ के अलावा भी दूसरे हैं जो फ्लड को मानते हैं। जैसे कि इसमें डॉक्टर साहनी की बात करेंगे हम, तो वो भी इसको मानते हैं। तो जब डिस्ट्रैक्शन की बात आ रही है तो एक व्यू को अलग अलग जो हिस्टोरियन है उसको मान रहे हैं। तो कहीं का अगर एग्जाम में अगर से ऐसा आए आपको, यहाँ ऐसा रहा मैंने लिखा, कोई और नाम भी आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गलत पढ़ाया आपको, बल्कि मैं यहाँ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एक व्यू को बहुत सारे हिस्टोरियन मान रहे हैं। तो अलग अलग नाम भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा राव इसके ज़्यादा फ्लड के लिए है, यहाँ पे अर्थक्वेक के लिए डेल्स है, क्लाइमेट चेंज के लिए चाइल्ड्स फेयर चाइल्ड्स है, तो इसलिए मैंने इनको लिखा है। अगर से अदर नेम आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गलत पढ़ाया हूँ, या क्योंकि एक व्यू को मानने वाले बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। या अगर से आप कहीं अदर किताब पढ़ेंगे, अदर बुक पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए वो भी क्लियर करना चाहता हूँ आपको। ठीक है। तो अब क्लाइमेट चेंज, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिससे कि ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती जो रिवर है वो ड्राई हो गई। देखो ये बार बार आएंगी आपको, क्योंकि कुछ हिस्टोरियन है वो मानते हैं कि सरस्वती रिवर है क्योंकि वेद में आया है तो इसलिए है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन बोलते भाई हमारे पास इसके सबूत ही नहीं है तो कैसे मानना हमने इसको। तो बहुत सारी ये रहता है कॉन्फ्लिक्ट, कोई मानता है तो ये बार बार इसके तस्करे करते रहते हैं बहुत सारे हिस्टोरियन कि ये रिवर सूख गई थी, तो क्योंकि वेद में इसका तस्करा है। शायद होंगी, लेकिन हमें बहुत सारे स्टूडेंट जो ये कह रहे हैं कि भाई हमको इसके प्रूफ नहीं मिले, तो हम इसको अभी नहीं मान सकते। ठीक है। अब ये भी है कि दरिया का रिवर कोर्स है वो बदल गया होगा, या डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, या मानसून वाइंड चेंज हो गई होंगी, तो ये भी एक ऐसा कहा जाता है। या फिर होगा ये चीज़ें जो इसमें ऐसा कहा जा रहा है, ये सारे क्लाइमेट से रिलेटेड है, और ये अलग अलग हिस्टोरियन ने दिए हुए हैं। ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में डेल्स कह रहे हैं कि अर्थक्वेक आया था, क्योंकि हमको है ना सबूत मिलते हैं, ढोलावीरा में अर्थक्वेक के हमें सबूत मिलते हैं कि ये टाइम पे आया था, कालीबंगन में मिलते हैं कि 2 मरतबा ये टाइम पे आया है। तो हो सकता है कि बड़े लेवल पर अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट है ना टकराने की वजह से एक बहुत खतरनाक तरीके से वहाँ पे अर्थक्वेक आया हो, और जिसकी वजह से पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो ये भी एक व्यू है डेल्स का। फ्लड के बारे में ऐसा राव कहते हैं क्योंकि पूरा जो रिवर है सिंध बहुत बड़ा रिवर है, क्योंकि यहाँ पे फ्लड आया होगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है जो 7 मरतबा जो है ना क्या हुआ पता है, डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर वहीं बसा, फिर डिस्ट्रॉय हुआ, फिर वहीं बसा, ऐसे 7 मरतबा हुआ है। तो हो सकता है कि बहुत बड़ा फ्लड आ गया जिसकी वजह से बहुत मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो गए हैं। तो ये भी व्यू है। तो ये सारे मैंने व्यू डिस्ट्रक्शन के व्यू बताया है, कुछ नेम भी है इनके रिलेटेड में, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। कहीं अगर से इससे अलग भी अगर से नेम आए तो इसका मतलब ये है कि एक व्यू को अदर बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडस स्क्रिप्ट या लिपि, तो यह हमारा लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद जो बचेगा हमारा वो साइट्स बचेंगे, और वो याद करवा दूंगा मैं, कैसा याद करना है वो बता दूंगा आपको। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि हमारे पास एक वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम जानते हैं कि हड़प्पा के लोग है ना स्क्रिप्ट रखते थे, वो है उनकी सील। तो सील जो हमको है ना 2000 के ऊपर कुछ सील मिले हैं पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो ये सील पर है ना, ये सील को जब हमने एनालिसिस किया है तो हमको है ना कुछ इस तरीके के कैरेक्टर मिले, इस तरीके के साइन मिले हैं वहाँ पर, और ये 400 के करीब कुछ साइन है। ये एक साइन है, ये एक साइन है, ये एक साइन है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ और आगे में। अब देखिए कुछ इसके बारे में फैक्ट याद रखिए आप, जिसको है ना आप रट लीजिए। पहला तो यह है कि इसको पिक्टोग्राफिक या एडियोग्राम कहा गया है। अब पिक्टोग्राफिक क्या होता है, एडियोग्राम क्या होता है, ये बताऊंगा आपको मैं। सिलेबलिक क्या होता है या फिर अल्फ़ाबेटिक क्या होता है, ये बताता हूँ आपको स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जो आपको मतलब बता देता हूँ मैं। और आप एक और चीज़ याद रखिए, इसको राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। ये राइट टू लेफ्ट कैसी, जैसा कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे, मतलब इंग्लिश लिखेंगे, मराठी, संस्कृत ये लिखेंगे ना, हिंदी वगैरह लिखेंगे ना, तो ये है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, इधर से लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट। उर्दू, अरबी, पर्शियन ये लैंग्वेज है ना राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो हमको है ना ये भी लैंग्वेज है ना, मतलब ये भी स्क्रिप्ट है ना, तो ये
ये पता चला है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, मतलब वही जैसा कि अरबी पर्शियन लिखी जाती है ना वैसी लिखी गई है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये दोनों तरफ लिखी गई है, जैसा कि राइट टू लेफ्ट भी लिखी गई है, फिर दूसरी लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखी गई है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है, वो आता है बेस्टोफेडन। तो आप उसको याद रख सकते हो वर्ड को, बोस्टोफेडन, BOUSDR। तो ऐसा कुछ वर्ड है वो बोस्टोफेडन, उसको कहते हैं। ऐसा अगर से कोई लैंग्वेज है जो दोनों साइड से लिखी जा रही है, पहली लाइन में राइट टू लेफ्ट, फिर दूसरी लाइन में लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसी कोई लैंग्वेज है तो उसको बोस्टोफेडन लैंग्वेज मतलब स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और चीज़ इसमें याद कीजिए, ये ब्राह्वी। देखो हमको हड़प्पा की स्क्रिप्ट नहीं मालूम है, ये अनडिसाइफर है, अनडिसाइफर, ये याद रखना, अनडिसाइफर। डिसाइफर वो होता है जिसके बारे में जो स्क्रिप्ट हमको मालूम है, तो अनडिसाइफर है। तो स्क्रिप्ट नहीं मालूम है, साथ में लैंग्वेज भी नहीं मालूम है कि लैंग्वेज क्या बोला करते थे वो, तो ये दोनों ही चीज़ें हमें नहीं मालूम है। लेकिन लैंग्वेज के बारे में ये ख्याल है कि ब्राह्वी लैंग्वेज बोला करते थे। ये ब्राह्वी लैंग्वेज आज भी बलूचिस्तान के जो बहुत सारे ट्राइब है वो ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो एक ऐसा व्यू है ये कि शायद ये लैंग्वेज हड़प्पा के लोग भी बोलते होंगे, और यही लैंग्वेज फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते है ना वहाँ तक बलूचिस्तान के एरिया में चले गए और आज भी बोली जाती है। लेकिन हमें मतलब सॉलिडली नहीं बोल सकते हम कि यही लैंग्वेज बोलते होंगे वो। और ये ब्राह्वी के बारे में एक और भी चीज़ याद रखिए कि ये जब हम मतलब द्राविडियन लैंग्वेज वगैरह की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे भी इसके मतलब इसका इम्पैक्ट वगैरह उन पे भी है। तो ये भी एक व्यू है। तो ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज़ और को आपको बताऊँ यहाँ पे आपको कि कोई भी लैंग्वेज अगर से जो पुरानी स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर कब होती है, उसके बारे में खोज कब लग जाती है। उसके बारे में खोज हमें जब लगती है जब हमको है ना उस जैसी लैंग्वेज, मतलब दो लैंग्वेज में कहीं बाइलिंगुअल कहीं लिखा हुआ मिल जाए। जैसा कि इसका एग्जांपल बताऊं, आपने रोसेटा स्टोन के बारे में सुना होगा। रोसेटा स्टोन, इसको अगर से राशिदा स्टोन भी राशिदा भी कह लो, क्योंकि असल में राशिद करके मुकाम था इजिप्ट में, वहाँ से मिला है। ये कब मिला है? ये मिला है 1799 में, जिस वक्त नेपोलियन ने इजिप्ट पर हमला किया था, तो उसका एक ऑफिसर था यहाँ से गुजरा था, तो उसको ये स्टोन मिल गया था। तो उसने फिर है ना फ्रेंच में उसको है ना रोसेटा कहा गया, तो इसलिए ये 1799 में मिला है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं हम। अब ये रोसेटा स्टोन है ना, ये हमको 3 लैंग्वेज में मिला है। 3 लैंग्वेज में देखो, एक जो लैंग्वेज है इजिप्ट की, जो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को कहा जाता है हेरोग्लिफिक कहा जाता है। हेरोग्लिफिक वो पुरानी लैंग्वेज है, जो ओल्ड लैंग्वेज मतलब ओल्ड स्क्रिप्ट है, उसको हेरोग्लिफिक कहा जाता है। तो उसके बारे में हम नहीं जानते थे। मिस्र मतलब इजिप्ट की जो पुरानी स्क्रिप्ट है उसके बारे में हम नहीं जानते थे। हाँ, हम एक लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट जानते थे वो थी डेमोटिक, इसके बारे में हम जानते थे। तो हमें ये स्टोन मिला है ना, तो इस पे 3 लैंग्वेज 3 स्क्रिप्ट थी। एक थी हेरोग्लिफिक पुरानी वाली, एक डेमोटिक और एक थी ग्रीक। तो ये 3 लैंग्वेज होने की वजह से हमने क्या कर दिया, ये पुरानी वाली लैंग्वेज थी ना, इसको डिसाइफर कर लिया। और ये जब डिसाइफर हो गया तो हमको है ना मिस्र की जो पुरानी जो लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो पढ़ना आ गया। इस तरीके से जो दूसरे भी सिविलाइजेशन है, जैसे कि मेसोपोटामिया, ये सुमेर वगैरह, इनकी भी हमको स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज है कि हम वो जानते हैं। लेकिन इसको नहीं जानते थे, हड़प्पा को हम हड़प्पा को नहीं जानते, क्योंकि ऐसा हमको कोई स्टोन नहीं मिला जो डुअल मतलब बाईलैंग्वेज में लिखा हुआ हो, तो मतलब 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ ऐसा कोई हमको है ना स्क्रिप्ट नहीं मिला। अगर से मिलता तो फिर हम भी मतलब इसको पढ़ लेते, और फ्यूचर में अगर से मिल जाए तो हम इसको फिर इजीली पढ़ लेंगे। तो ठीक है, ये हुआ ये रोसेटा स्टोन के बारे में। अब देखिए एक चीज़ समझिए आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिक्टोग्राफिक क्या होता है, एडियोग्राम क्या होता है, और स्लैबिक क्या होता है, और एक और वो आता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक क्या होता है, जैसे कि हम अल्फ़ाबेट जैसा इस्तेमाल करते हैं ABCD, ये अल्फ़ाबेट है। ए जो है, जैसा हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तो मानो जैसा कि मैं है ना यहाँ पा लिख रहा हूँ, पा, तो इसमें 2 अल्फ़ाबेट है, पी अलग है, ए अलग है, ये हो जाता है पा। तो ये पा, पी का आवाज़ अलग है, ए की आवाज़ अलग है, तो ये अल्फ़ाबेटिक हो गया। मतलब
दो दो अल्फ़ाबेट है इसमें, ठीक है ना। सिलेबिक क्या होता है, ये पूरा एक सिलेबल है, ये पा, ये एक सिलेबल हो गया, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिक अगर से कह रहा हूँ तो पी अलग हो गया, ए अलग हो गया। सिलेबल एक सिलेबिक अगर से कह रहा हूँ तो ये पूरा एक पा हो गया। अगर से ऐसा कोई, जैसे मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया वहाँ पर जो उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो सिलेबिक थी, ये मतलब इस तरीके की थी सिलेबिक। अगर कोई अगर से वर्ड अगर से मतलब कुछ भी बोलते थे वो, तो उनका है ना, मतलब कोई अगर से ऐसा लिख रहे हैं वो कुछ भी, तो वो है ना उनका अल्फ़ाबेटिक नहीं था बल्कि सिलेबिक था, मतलब ऐसा था पा करके, ठीक है। आप ये समझिए। एक होता है उसके आगे एडियोग्राम। एडियोग्राम क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि ये भी एडियोग्राम होगा। एडियोग्राम कैसा होगा, पूरा ये वर्ड होगा, जैसे कि मान लो यहाँ ऐसा लगा दे, पागल करके लगा देता हूँ मैं, पागल, तो ये पूरा वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही कहा जाता है कि ये भी है ना एक पूरा वर्ड होगा एडियोग्राम, यानी ये जो सिंबल है ना ये पूरा वर्ड होगा एक। अब ये पिक्टोग्राफिक क्या होता है, पिक्टोग्राफिक होता है कि ये पूरा एक, मतलब ये है ना, ये वर्ड नहीं होगा बल्कि वर्ड से बल्कि पूरा एक सेंटेंस होगा ये, या फिर एक पूरा है ना कोई एक व्यू होगा, एक ख्याल होगा ये। तो ये होता है अल्फ़ाबेटिक, सिलेबिक, एडियोग्राम और पिक्टोग्राफिक। और पिक्टोग्राफिक में क्या होता है मालूम है, जो साइन जो होते हैं ना, जैसा कि ये साइन होते हैं, पूरे कैरेक्टर होते हैं, जैसा कि हमने जब देखा है ना मिस्र की भी क्या थी, वो पिक्टोग्राफिक थी। तो पिक्टोग्राफिक है ना, वो जैसे परिंदों की तस्वीर बनी हुई है, शेर की तस्वीर बनी है, तो ये पिक्टोग्राफिक पूरी है ना एक तस्वीर बनी हुई है, एक पूरा एक इमेज बनी हुई है। तो ऐसे ही कुछ ये भी होता है, पूरी इमेज बनी होती है उसमें, और उसमें फिर उससे है ना कुछ मीनिंग निकलता है। तो ये होता है, आप इसे समझिए। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कुछ है ना इसके बारे में, इंडस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ व्यू है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कुछ हिस्टोरियन का ख्याल है कि ये है ना प्री आर्यन है, प्री आर्यन है। और प्री आर्यन मतलब आर्यन से पहले अगर से इंडिया में कोई था तो ड्राविडियन थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ड्राविडियन लैंग्वेज से ये स्क्रिप्ट निकली है, लेकिन इसको ज़्यादा मान्यता नहीं है, इसलिए आप इसको सिर्फ याद रख सकते हैं कि ऐसा भी व्यू है कि ये द्राविडियन लैंग्वेज से आई है, ठीक है। एक व्यू है सुमेरियन, मैं अब इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक व्यू ये है कि ये है ना, देखो ये अशूरीज या आर्यन, ये दोनों भी जो है ना अलग अलग रेसेस या फिर अलग ट्राइबल थे जो सेंट्रल एशिया में रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि साथ साथ में वहाँ रहते होंगे ये। आर्यन तो बाद में इंडिया की तरफ आए थे, और बहुत से आर्यन जो है ना वेस्ट की तरफ भी गए थे। तो मैं जब वैदिक एज पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये आर्यन जो अशूरीज है ना, ये माइग्रेट हुए थे मेसोपोटामिया, और फिर वहाँ से वेस्ट की तरफ गए हैं। लेकिन जो गए कहाँ से, ये गए हैं यहीं से, हड़प्पा से। तो ये जो थे ना, ये लोग हड़प्पा के इर्द गिर्द थे, या हड़प्पा ही के लोग थे, फिर ये वहाँ से गए थे मेसोपोटामिया से उधर वो माइग्रेट हुए हैं। तो ये भी व्यू है, इसको भी मान्यता नहीं है इतनी। एक व्यू है जो ये कहा जाता है उनकी स्क्रिप्ट के बारे में कि आर्चिक संस्कृत, मतलब संस्कृत लैंग्वेज है ना, संस्कृत जो पुरानी संस्कृत है, एकदम पुरानी जो भद्दी वाली संस्कृत है, भद्दी से मुराद यानी जो एकदम इनिशियल एज में है अपनी डेवलपमेंट के, तो वो संस्कृत लैंग्वेज है, ऐसा कहा जाता है, वही संस्कृत स्क्रिप्ट है। तो ठीक है, ये भी एक व्यू है। एक व्यू ये है कि ये जो है ना, एक व्यू है वो है, देखो ये जो है ना, आप अगर से बाइबल वगैरह पढ़ेंगे तो पहले हैब्रू लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ करती थी, हैब्रू। तो उसमें बाइबल वगैरह है ना, बाइबल से पहले और भी जो पुराने बुक्स है, जैसे कि उसे हम कहते हैं वो, मतलब जो ज्यूस वगैरह के पुराने बुक्स हैं, तो उसमें है ना इवेंट है बहुत सारे। वो कौन से हैं, जैसे कि आदम और हवा का, और भी बहुत सारे नूह की कश्ती का। तो ये सारे इवेंट है जो बाइबल वगैरह में बयान किए गए हैं, बताए गए हैं, उसमें हमें मिलते हैं। तो ये जो है ना, मॉरिस और स्पिवाक ये कहते हैं कि हमको ऐसे सिंबल में ऐसे कुछ इवेंट, मतलब ऐसे साइन मिलते हैं जो शायद है ना ये इनके बारे में बताता है, नूह की कश्ती के बारे में, आदम और हवा के बारे में। तो ये ऐसा कहते हैं कि ये लोग है ना, ये जो बाइबल वाले इवेंट है ना, इससे क्या थे, इम्पैक्टेड थे। तो हो सकता है ये लोग है ना यहीं से
यही उनका ओरिजिन हो, सेंट्रल एशिया, फिर यहाँ से ये आए होंगे। तो ये भी एक व्यू है। एक व्यू जो सुमेरियन वाला है, सुमेरियन ओरिजिन वाला। देखो सुमेरियन क्या है मालूम है, एक सिविलाइजेशन है जो मैंने आपको बताया कहाँ रहता है, कहाँ रहता था, हड़प्पा का कॉन्टेम्परेरी था, ईरान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, ठीक है। अब व्यू क्या है, व्यू ये है कि ये जो है ना, ये हड़प्पा की स्क्रिप्ट है ना, सुमेरियन स्क्रिप्ट से आई है, क्योंकि सुमेरियन की स्क्रिप्ट हड़प्पा की स्क्रिप्ट सिमिलर है, वो भी पिक्टोग्राफिक है, ये भी पिक्टोग्राफिक है। तो लेकिन अब वो देखिए सुमेरियन की भी हमको डिसाइफर नहीं है, इनकी भी नहीं है, तो ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, इनसे प्रभावित है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये ओरिजिन जो इसका है स्क्रिप्ट का, वो सुमेर ओरिजिन है। लेकिन हिस्टोरियन इसको है ना रद्द करते हैं, इसको है ना रिजेक्ट करते हैं। किस बेसिस पर? क्योंकि वो कहते हैं हमको इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आया ये कि ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनेट यहाँ हुई हो हड़प्पा में, यहाँ से सुमेर की तरफ गई हो और सुमेर ने इनसे सीखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर से सिमिलरिटी है दोनों स्क्रिप्ट में, दोनों ही पिक्टोग्राफिक और सिमिलर है, तो ये थोड़ी हो सकता है कि वो सुमेर से ही यहाँ आई होंगी, हो सकता है यहाँ से गई होंगी हड़प्पा से सुमेर की तरफ, तो ये भी हो सकता है। तो इस बेसिस पर है ना वो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो लेकिन ये व्यू है इस तरीके से इसके ओरिजिनेट के बारे में। तो ठीक है, ये मैंने आपको पूरा इसके बारे में समझा चुका हूँ। ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा इसमें जो आपको ज़रूरी है जो समझाने का है, सब चीज़ें मैंने इसको कवर कर दिया हूँ। आगे देखते हैं। देखो आगे यहाँ पे आप साइड से, मैं साइड इसको याद करवा दूंगा आपको, मेरे को पता है आपको कैसे याद करवाना है, मेरे पास इसकी ट्रिक है, उसके ज़रिए से मैं आपको इसको याद करवा दूंगा। और इसके जो मैंने बहुत सारे जो कहाँ से क्या मिला है ये भी मैं आपको बताऊंगा उसको, मतलब ये चीज़ हम अगले लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।